अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए तो देखते हैं शहर और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के चलते शिवसेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। मोदी सरकारचं करायचं काम छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। मोदी सरकारचं करायचं काय? डोक्यावरती पाय। मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय। पेट्रोल डीझलचे भाव, पेट्रोल डीझलचे भाव, पेट्रोल डीझलचे भाव, गॅस सिलेंडरचे भाव, गॅस सिलेंडरचे भाव। हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा। आज उल्लासनगर शिवसेना शहर शाखे की तरफ से हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, इनके आदेश के अनुसार पूरे महाराष्ट्र में महंगाई के विरोध में, मोदी सरकार के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में निदर्शन करने का आह्वान उन्होंने किया। और आज हमने उल्लासनगर शिवसेना शहर शाखे के माध्यम से यहाँ पर निदर्शन किए हैं। शिवसेना के सभी पदाधिकारी, नगर सेवक, महापौर जी यहाँ पर उपस्थित है। हम सब ने मिलकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यहाँ पर निषेध किया है। महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव बहुत ही बढ़ गए हैं। महंगाई के कारण नागरिक जनता परेशान है। लॉकडाउन के काल में जो भी लोगों को परेशानी हुई, उसके बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव बढ़ते जा रहे हैं। लोग, जनता, इस देश की जनता, इस शहर की जनता परेशान है। उसके लिए हमने शिवसेना पार्टी की तरफ से मोदी सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निषेध किया है। आज एसडीओ कार्यालय के सामने और एसडीओ साहब को हमने निवेदन दिया है निषेध। फिर एक बार मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार का निषेध करता हूं। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के महावितरण कार्यालयों के बाहर धरना आंदोलन करते हुए कार्यालयों को ताले लगाए। ठाकरे सरकार, हाय हाय, ठाकरे सरकार, हाय हाय, ठाकरे सरकार, हाय हाय, ठाकरे सरकार, हाय हाय। जी आज शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य में एक
राजनीति देखने को मिली, जिसमें राज्य सरकार जो है डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध करती हुई दिखाई दी, यानी कि शिवसेना ने काफ़ी जगह पे विरोध किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, जो कि पहले से ही जो जनता है उन्हें लॉकडाउन के समय से जो कि दिक्कतें हो रही है लाइट के बिलों को लेकर, उसको देखते हुए प्रदर्शन देखने को मिला। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से इससे जनता को राहत मिल पाएगी दोनों ही मुद्दों से? देखिए, आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में कई स्थानों पर लाइट के ऑफिसों को ताला ठोकने का काम किया। महाराष्ट्र में जो शासन चला रहे हैं वो अपने वादों से बार बार मुकर जाते हैं। लॉकडाउन के समय में अप्रैल में उन्होंने, जब सभी दुकानें बंद थी शहर की, 4 महीने तक लोगों ने दुकानें नहीं खोली और उनको बिल भी नहीं मिल रहे थे। जब जुलाई अगस्त में बिल मिले तो बिल इतने बढ़े हुए मिले कि लोग देखकर हैरान हो गए कि जब दुकानें खुली रहती थी और घरों में भी जो लोग बैठे थे उनको बिल देखने के बाद ऐसे लगा कि जो साधारण समय था उस समय के जो बिल थे उससे भी 2 गुने 3 गुने बिल आए, बाजारें बंद होने के बाद भी। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको आंदोलन के रूप में उठाने की चेतावनी दी, तब शासन ने बताया कि हमने बढ़ोतरी कर दी है। लॉकडाउन के समय में बढ़ोतरी करना एक लोगों के साथ अन्याय है। जनता ने चुन के नहीं दिया, इस सरकार बनी और उसके बाद लोगों के ऊपर भार बढ़ाना। लॉकडाउन के समय में जब उनके धंधे बंद हैं, केंद्र शासन उनको अनाज भेज रहा है, पैसे भेज रहा है, दालें भेज रहा है, चावल भेज रहा है और महाराष्ट्र शासन पैसे बढ़ाते जा रहा है। हमने एक आंदोलन किया, बिल फाड़ो अभियान, हमने लाइट के बिल को जलाया, बिल को जलाना शुरू किया। तब इनके ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम किसी का भी लाइट काटेंगे नहीं और किस्तों में पैसा लेंगे, धीरे धीरे करके लोगों से पैसा लेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ कम करेंगे। लेकिन आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी उल्टा बिल को कम करना तो छोड़िए और जो बढ़ोतरी है उसको कम करना तो छोड़िए, 75 लाख लोगों को नोटिस भेज दिया गया कि आपका लाइट कनेक्शन कट कर दिया जाएगा और कई लोगों का उल्लासनगर में लाइट कनेक्शन काटना भी शुरू किया। क्या यह उचित है? गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, जो 2-2 हजार करके पैसा भर रहे हैं, उनके लाइट के बिल काटना या आप तुरंत पैसा भरो। भारतीय जनता पार्टी ने आज छोटा सा एक आंदोलन किया है उल्लासनगर में, 4 नंबर मंडल और 5 नंबर मंडल ने मिलके, और हमने कार्यालय पर ताला ठोका। जब हमने अंदर घुसने की कोशिश की तो स्वयं लाइट वालों ने दरवाजे बंद कर दिए, ताला लगा दिया। तो हमारा कार्यक्रम सफल रहा। लेकिन अभी हमने एक नारा और दिया है, एक धक्का और दो, विद्युत कार्यालय तोड़ दो। आने वाले दिनों में हम सभी कार्यालय तोड़ेंगे, जेसीबी बुलडोजर लगा के तोड़ेंगे अगर इन्होंने कम नहीं किया तो। ये लोगों के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे कार सेवक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी कार्यालयों में घुसेंगे और इनको बराबर सबक सिखाएंगे। रही बात डीजल और पेट्रोल के भाव, डीजल और पेट्रोल के भाव के बारे में बढ़ोतरी केंद्र शासन ने कभी भी नहीं की है। उसका जो निश्चित दर है, पेट्रोलियम के भाव जब बढ़ते हैं तो अपने आप बढ़ते हैं और घट जाते हैं। और देखा जाए मनमोहन सरकार के समय में, अगर देखा जाए उनके 5 वर्ष का, जो 10 वर्ष का उनका कार्यालय था, लेकिन पिछले उनके मनमोहन सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में जितना प्रतिशत डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, उसका 4 आना भी मोदी सरकार के कार्यकाल में 6 वर्षों में डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। यह तय करना, पेट्रोलियम के भाव जैसे जैसे बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं घटते हैं, उस हिसाब से तय होता है। इसमें केंद्र शासन आज सभी राज्यों को हर तरह की मदद करता है। अगर और भी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हैं तो महाराष्ट्र शासन ने पूरी टैक्स हटा देनी चाहिए, उनके ऊपर कोई भी टैक्स ना लगाए, तो देखिए अपने आप कम हो जाएंगे। क्या ऐसे आंदोलन सचमुच जनता के हित में कारगर होंगे या ये महज एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम बनकर रह जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 26% महाराष्ट्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के ऊपर वेट टैक्स लगती है। अगर महाराष्ट्र सरकार को इतनी ही महाराष्ट्र के लोगों की चिंता है, जो चिंता तो हमको दिख रही है, 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के साथ जिस तरह से बिजली के बिलों में 40% बढ़ोतरी हुई है, और पहले बोला माफ करेंगे, अभी माफ नहीं कर रहे हैं, अब सख्तियां कर रहे हैं, वारंट भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, बिजली के मीटर उतार के जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो अगर इतनी ही हितैषी है महाराष्ट्र की
महाविकास आघाड़ी सरकार पेट्रोल और डीजल को लेके जो मोर्चे निकाल रही है, तो ये 26% जो वैट महाराष्ट्र स्टेट लगाती है पेट्रोल डीजल पे, उसको हटा दे, 8 से 10 रुपए खुद ही कम हो जाएंगे। केंद्र के ऊपर हर ठिकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है। हर काम अर्थक्वेक हुआ, मोदी ने करवाया। बारिश ज्यादा हुई, मोदी ने करवाई। बाढ़ ज्यादा हुई, मोदी ने करवाई। तो मोदी कर रहा है तो इसको केंद्र शासित घोषित कर दीजिए महाराष्ट्र को। तो आप कुर्सियों पे क्यों जमे बैठे हैं? तो ये डोम बंद कीजिए, महाराष्ट्र सरकार के हितैषी बनिए, बिजली के बिलों को कम कीजिए, पेट्रोल और डीजल के ऊपर 26% जो स्टेट की वैट लगती है उसको हटा दीजिए, 8 से 10 रुपए पेट्रोल डीजल खुद ही कम हो जाएगा। जी राजेंद्र चौधरी जी, जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र में ये देखने को मिला कि एक और बीजेपी जो है लाइट के दरों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, विरोध कर रही थी, वहीं पे महाराष्ट्र राज्य के कई शहरों में भी शिवसेना ने जो है डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर विरोध किया। तो क्या कहेंगे इन दोनों चीज़ों को लेकर शहर की जनता को और राज्य की जनता को किस तरीके से राहत मिल पाएगी? पेट्रोल, डीजल और गैस के दर जो बढ़े हैं, केंद्र सरकार उसको जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था, तब चुनाव के वक्त लोगों को आश्वासन दिए थे कि हम गैस, डीजल, पेट्रोल के भाव बढ़ाएंगे नहीं। वो भी डीजल, पेट्रोल और गैस ये लोगों को सस्ते में मिलेगी, उसके लिए हम राहत देंगे लोगों को। और ऐसा लोगों को गुमराह करके सत्ते में आने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद, जो आज पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दर जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ और जो सरकार ने वादे किए थे वो निभाए नहीं, उसके खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने आज हमारा निदर्शन आंदोलन किया था। एसडीओ कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया था और वो धरना आंदोलन के माध्यम से हमने एसडीओ साहब को निवेदन दिया है। वो निवेदन हमने राष्ट्रपति महोदय को किया है, राष्ट्रपति महोदय जी को निवेदन पहुँचाया, ऐसी विनंती हमने प्रांत अधिकारी को की है। और प्रांत अधिकारी के कार्यालय के सामने ये दर बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन दर बढ़ते जा रहे, इनका निश्चित करने के लिए हमने आज महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया है। वहीं लाइट के दरों को लेकर अगर बात करें तो किस तरीके से राहत जो है मिल सकती है शासन द्वारा? लाइट के दर वगैरह बढ़े नहीं है, लाइट के दर बढ़े नहीं, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो कुछ लोगों को बिजली के बिल आए हैं, लोगों को काम धंधा नहीं था, लोगों के पास रोजी रोटी नहीं थी, फिर भी बिल आए लाइट के, उस बिल में राहत मिलनी चाहिए। यह हमारी भी मांग है, शिवसेना का भी यही कहना है और मुख्यमंत्री महोदय का भी यही कहना है कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। वो राहत देने का काम शिवसेना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री काम करते वक्त उनको जो जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार से जो निधि आना चाहिए, वो निधि देने के लिए केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है, वो दे रही नहीं है, वो दूजा भाव कर रही है। इसलिए लाइट के बिलों के लिए, बिलों को कम करने के लिए या कुछ कम माफ़ी देने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। वो ज़रूरत पूरी करने के लिए जीएसटी अगर सरकार देती है, केंद्र सरकार, तो लोगों को लाइट के बिल में राहत महाराष्ट्र में मिलेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हास विठलवाड़ी शहाट स्टेशन पर मेडिकल सुविधाओं का सर्वथा अभाव है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय पर इलाज न मिलने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन, हम या हमारे नेता? जब बातें की जाती है कि देश एक विकसित देश है और देश जो है एक तरक्की की ओर चल रहा है, तो गौर करने वाली बात यह होती है कि उसके बुनियादी ढांचे के ऊपर जो है असर डालना चाहिए और ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार जो बात की जाती है विकसित देशों की या शहरों की, तो वहाँ पे सुविधाएं क्या होती है जो कि बुनियादी ढांचे होते हैं। ऐसे में हम उल्लासनगर के स्टेशन परिसर में है, स्टेशन है ये, और यहाँ पर कल रात को जो एक हादसा हुआ था, जिस हादसे में जो है एक युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की और वो ट्रेन के सामने जो है वो कूद पड़ी। ऐसे में कल काफ़ी जो है खुलासे सामने आए, वो ये आए कि इमरजेंसी में जो कि जिस तरीके से सेवाएं होनी चाहिए स्टेशन परिसर में या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर नागरिक यानी कि जनता जो है ट्रांसपोर्ट की सर्विस यूज़ करती है, तो यहां पर ये देखने को मिला पिछले कई समय से जो है एम्बुलेंस की सेवा यहां पर नहीं है। अगर बात करेंगे तो स्टेशन मास्टर से भी जब हमने बातचीत की तो उनका कहना ये रहा कि जो जंक्शन स्टेशन होते हैं सिर्फ वहीं पर जो है एम्बुलेंस की सुविधाएँ होती है, लेकिन और जो स्टेशन रहते हैं वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएँ
नहीं होती। जिस तरीके से कल जो कि हादसा हुआ, उस हादसे में युवती की जो है सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल ले जाने में जो है एम्बुलेंस आने में देरी हुई और उसे अस्पताल में फिर ले जाया गया, यानी कि बहुत देरी के बाद ले जाया गया। अब ऐसे में उल्लासनगर स्टेशन है, ये सिर्फ उल्लासनगर स्टेशन की बात नहीं है, ऐसे कई और स्टेशन है जहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। अब वहाँ पर बातें ये आती है कि अगर एम्बुलेंस रखा जाएगा तो उसका खर्चा किस तरीके से किया जाए, या फिर जो एम्बुलेंस चलाने वाला रहेगा उसकी पगार किस तरीके से निकाली जाए, इन सब की जो है बातें की जाती है। लेकिन हर स्टेशन पे एम्बुलेंस होना एक महत्वपूर्ण बात होती है। हादसे तो हर रोज़ होते नहीं, लेकिन जब हादसे होते हैं तो उसे आपातकालीन समय में अस्पताल में उपचार में ले जाना महत्वपूर्ण बातें होती है। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि रिजर्व फॉर द एम्बुलेंस, यहाँ पर जो है जगह बनाई गई है एम्बुलेंस के रिजर्व के लिए। यहाँ पर एम्बुलेंस होनी चाहिए कायदे के हिसाब से, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पे पार्किंग की गई है। सवाल यही उठता है कि आप जब भी विकसित की बात करते हैं कि हम एक विकसित देश है या विकसित शहर हैं, तो जिस तरीके से जो बुनियादी ढांचा है, जहां पे आपातकालीन समय में जो सुविधा होनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं है। स्टेशन मास्टर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रशासन से बात की जाए और एम्बुलेंस की यहाँ पर सुविधा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि एम्बुलेंस को रखना, उसके ड्राइवर का खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं उठा पा रही, जो कि बड़ी बात है, क्योंकि प्रशासन ही अगर इस चीज़ों को नहीं, जिम्मेदारियों को उठा पाएगी, अगर भुगतान नहीं दे पाएगी, तो फिर किस तरीके से सुविधा आपातकालीन समय में लोगों को मिल पाएगी। वहीं पे गौर करने वाली बात यह है कि कल्याण स्टेशन में भी, जो कि जंक्शन स्टेशन है, जिस तरीके से कहा गया कि जंक्शन स्टेशन में जो है एम्बुलेंस होती है, वहाँ पर भी एम्बुलेंस नहीं है। जब हमने बातचीत की तो ये जो है अधिकारियों से पता चला कि कल्याण स्टेशन में भी जो है एम्बुलेंस नहीं है। वहाँ पर भी जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो स्ट्रेचर में ही उसे पैदल रुक्मणी अस्पताल तक ले जाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है नज़ारा देखने को मिला। वहीं पर गौर करने वाली बात ये भी रही कि आप इस अस्पताल को देखिए, ये एक आपातकालीन अस्पताल है और यहाँ पर जो है उपचार के लिए लोगों को फर्स्ट स्टेज दिया जाता है। लेकिन कल जब ये हादसा हुआ तो यहाँ पर ये अस्पताल भी बंद था। जब हमने अस्पताल प्रशासन से बातचीत की तो उनका कहना ये रहा कि जो समय है वो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक है, उसके बाद जो है ये बंद कर दिया जाता है और किसी भी तरीके की यहाँ पर सेवा नहीं होती है। तो देखना यह है कि जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जो कि बात करते हैं कि शहर विकसित है, हम विकास की ओर जा रहे हैं, जिस तरीके से जो कि बयानबाजी की जाती है, वहीं पे एक छोटी सी मूलभूत सुविधा जो कि अति आवश्यक होती है एम्बुलेंस की, वो स्टेशन परिसरों में नज़र नहीं आती। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में नज़ारा बदलता है या फिर सोशल मीडिया में पोपोगंडा होता रहेगा, नेता अपनी वाहवाही करते रहेंगे और लोग जो है आपातकालीन समय की जो कि इमरजेंसी सर्विस रहती है उसके लिए इसी तरीके से जान गंवाते रहेंगे। बहरहाल उल्लासनगर स्टेशन परिसर में ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का बंदोबस्त नहीं है। आने वाले समय में किस तरीके से परिवर्तन होता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक जो है विकास की बात करने वाले लोग एक आपातकालीन एम्बुलेंस की सेवा देने के लिए सक्षम नजर नहीं आते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस विभाग तो सख्त कार्रवाई कर ही रहा है, साथ ही साथ हिराली फाउंडेशन ने भी कदम से कदम मिलाते हुए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। उल्हासनगर शहरामध्ये तुम्ही नागरिकांना काय आवाहन करणार? मी सर्व उल्हासकर वासियांना एवढंच सांगू शकतो की सध्या आवाजाच्या तीव्रतेबद्दल, वाहनाच्या आवाजाच्या तीव्रतेबद्दल एक कोर्ट मॅटर चाललेला आहे। ते प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे। त्या संदर्भात सर्वांना सांगतो की जे कंपनीने आपल्याला सायलेन्सर दिलेले आहे तेच सायलेन्सर आपल्या गाडीला असावेत। जर आपल्या गाडीला आपण आपल्या आवडीने किंवा अनावधानाने कंपनीच्या डिझाईनपेक्षा जर वेगळ्या प्रकारचं जर सायलेन्सर लावलेला असेल तर ते त्वरित बदलून घेऊन ते कंपनीचेच मूळ स्वरूपाचे सायलेन्सर असल्याची खातरजमा आणि त्या संदर्भातलं सर्टिफिकेट हे RTO कार्यालयाकडून मिळवून घ्या। सध्याची जी मोहीम चाललेली आहे ती फक्त बुलेट या वाहनांकरता चाललेली आहे। तरी सर्वांनी नियमांचं पालन करावे आणि आवाजाची तीव्रता कमीत कमी कशी राहील किंवा ओरिजिनल सायलेन्सर यानुसार जितकी असेल तितकी ठेवण्यास मदत करावी अशी मी त्यांना जाहीर आवाहन करतो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शादी में कुछ अलग करने की चाह दुनिया भर में देखी जा सकती है, फिर चाहे वो कार्ड छपवाने की बात हो या हनीमून के तरह तरह के पैकेजेस हों या फिर कंपटीशन पैदा करने वाली महंगी महंगी थालियां। प्रस्तुत खबर में हम एक ऐसा कार्ड देखेंगे जिस शादी के कार्ड को आधार कार्ड की तरह बनाकर चर्चा बटोरी गई है।
आइए तो देखते हैं क्या है ये चर्चित खबर। पश्चिम बंगाल के जोड़े ने आधार कार्ड पर शादी का भोजन मेनू तैयार किया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। इन दिनों शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े अपने खास दिन पर भीड़ से अलग होने के लिए कुछ अनोखा करना पसंद करते हैं। चाहे वो शादी का स्थान हो, कपड़े हो या वेडिंग कार्ड के साथ कुछ अलग करना पसंद करते हैं। लेकिन बंगाल के इस जोड़े ने अपने असाधारण शादी के मेन्यू कार्ड के साथ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के साथ साथ अपने मेहमानों को भी विस्मय में छोड़ दिया, जिसे आधार कार्ड की तरह डिजाइन किया गया था। कपल गोगल साहा और सुभर्णा दास ने कहा वे अपने शादी के मेन्यू कार्ड को लोगों द्वारा शेयर किए जाने से काफी उत्साहित हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। इन दिनों व्यापारी खासे परेशान हैं अधिकारियों के अव्यवहारिक रवैये से, फिर चाहे वो बात प्लास्टिक के थैलियों की हो या बाल मजदूरी की हो। आइए तो जानते हैं इस पर क्या है कहना व्यापारियों के प्रतिनिधि सतीश शाह का। मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता को जाकर बोलना चाहता हूँ कि केडीएमसी में ड विभाग में जो अधिकारी है वो आम जनता को, हमारे व्यापारी वर्ग को बहुत परेशान कर रहे हैं। पन्नी के नाम पे बच्चे 18 साल के ऊपर होने के बाद में उसको पकड़ाने के नाम पे और अलग अलग किसी भी तरह के लोगों से परेशान कर रहे हैं। एक तो लॉकडाउन से आदमी उभरा नहीं है और एक व्यापारी लोग को इतना परेशान किया जा रहा है। 5,000 10,000 जितना मन है उतना मनमानी लिया जाता है और हम पूछते कौन सा ऑर्डर आपके पास है, तो कोई ऑर्डर दिखाता नहीं है। इसी बीच में पिछले दिनों हमने 19 तारीख को एक निवेदन दिए थे, 19/1 को, उसमें कोई कार्रवाई किया जाए, जिसमें हमने बोला था कि स्थानीय नगर सेवक विक्रम तरे और केडीएमसी के 2 अधिकारी और 4 अधिकारी सन्नी सोलंकी और भरत लक्ष्मण गायकवाड़, उनके साथ 2 अधिकारी ये जबरन हफ्ता वसूली कर रहे थे। उसके ऊपर हमने इनको कंप्लेन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई केडीएमसी नहीं की। इसलिए फिर आज निवेदन दे रहे हैं, हम उपोषण करेंगे 15/2 को श्री राम चौक के पास। जब आपने पत्र व्यवहार किया तो किसी तरीके की कोई प्रशासन से इस पर किसी तरीके का कोई सूचना आई या फिर पत्र व्यवहार या फिर बातचीत हुई होगी? ना कुछ, उन्होंने अधिकारी ने हमें कुछ बुलाया नहीं। उन्होंने बोला सामने वाला आदमी का बहुत बड़ा पहुंच है, बोला जो पहुंच है या क्या है वो आपकी मर्ज़ी, हमारा आम जनता, आम व्यापारी का जो निवेदन आप उसको स्वीकार करिए। निवेदन लेने में भी उन्होंने आनाकानी किए। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आम जनता के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के केडीएमसी अधिकारी सही ढंग से अपना कार्य नहीं करते और खाली हफ्ता वसूली करते हैं। जब आते हैं कार्रवाई के लिए तो दंड जो वसूला जाता है उसकी कोई पावती या रिसीव या कुछ इस प्रकार का कुछ दिया जाता है या फिर इसी तरीके से कार्रवाई करके दंड वसूल किया जाता है? किसी तरह का कोई पावती नहीं दिया जाता। इसी तरह डरा धमका के सेटिंग करा के नगर सेवक के साथ मिल के और केडीएमसी के अधिकारी मिल के इसमें सेटिंग करके एक आम जनता से 5,000 4,000 3,000 ऐसा लाखों में वसूली किया गया है। इसी और ध्यान आकर्षित करने के लिए हम केडीएमसी अधिकारी से मिले, लेकिन वो हमारी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया और ना कोई कार्रवाई की। इसलिए इसी मांग के साथ हम लोग 15/2/2021 को अमरण उपोषण करने वाले हैं श्री राम चौक के ऊपर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने यूज एंड थ्रो प्लास्टिक के खिलाफ की कार्रवाई और इस कार्रवाई के तहत 55 किलो प्लास्टिक जब्त की गई और 62,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। आइए तो जानते हैं क्या है पूरी खबर। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक बिक्री करने और इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 55 किलो प्लास्टिक जब्त किया है, साथ ही 62,500 रुपए जुर्माना वसूल किया है। मनपा प्रशासन के अनुसार ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहने वाली है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर विजय सूर्यवंशी के निर्देश अनुसार और घन कचरा विभाग के आयुक्त रामदास कोकरे के मार्गदर्शन में मनपा में कल्याण विभाग के मुख्य आरोग्य निरीक्षक लकीचंद पाटिल और डोंबिवली विभाग के मुख्य आरोग्य निरीक्षक नरेंद्र धोत्रे ने बुधवार को अपनी टीम के साथ कल्याण और डोंबिवली परिसर में जगह जगह छापा मारकर सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई कर 55 किलो प्लास्टिक जब्त कर लिया है और प्लास्टिक बिक्री और इस्तेमाल करने वालों से 62,500 रुपए जुर्माना वसूला गया है। पर्यावरण के लिए हानिकारक होने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना सभी लोग छोड़ दे तो महानगर पालिका की शून्य कचरा मुहिम में सहयोग करे, ऐसा आह्वान मनपा प्रशासन द्वारा कल्याण डोंबिवली के नागरिकों से किया गया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
आने वाली 15 फरवरी को है माघी गणेश उत्सव। कुंभारवाड़ा में कलात्मक गणेश मूर्तियां बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य दुबगावकर, मैं यहाँ कल्याण कुंभारवाड़ा में रहता हूँ। हम लोग का मिट्टी का गणपति बनाने का बिजनेस है, पारंपरिक बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, कोरोना के डर से लोग गणपति का मूर्ति लेने का डर रहे हैं, लोग बाहर निकलने से डर रहे। फिलहाल तो अभी सब ठीक नॉर्मल हो रहा है, तभी भी लोग डर रहे। अभी जो हम लोग मिट्टी का गणपति बनाते हैं उसका माल सब गुजरात से माटी वगैरह आता है, तो उसका प्राइस में 10 तक का बढ़ चुका है। उसके कारण जो भाव हम लोग लगाते हैं वो हम लोग को मिल रहा नहीं है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। थाना जिले में फर्जी स्कॉलरशिप का गोरख धंधा काफी समय से चल रहा है। आइए तो इस पर जानते हैं क्या है विचार थाने के विधायक संजय केलकर के। थाने में स्कॉलरशिप घोटाला, फर्जी नामों के अंक भेजे गए। थाने जिला परिषद का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डाटाबेस पर स्कॉलरशिप के लिए सैकड़ों फर्जी छात्रों को पंजीकृत किया गया था। केंद्र सरकार की एक योजना के अनुसार सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वार्षिक स्कॉलरशिप के लिए ₹1000 से ₹10,000 के बीच के लिए हकदार हैं। हर स्कूल को एक यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड अलॉट किया जाता है। स्कूलों को हर साल UDISE पोर्टल पर छात्र के विवरण अपलोड करने के लिए इसका उपयोग करना होगा। जिला शिक्षा विभाग तब सूची की समीक्षा करता है और इसे अनुमोदित करता है, जिसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रालय को भेजा जाता है, जो व्यक्तिगत छात्रों के बैंक खातों में धन जारी करता है। ठाणे शहर में एक मराठी मीडियम स्कूल से लगभग 588 अनुरोध आए थे, जो संयोगवश 5 साल पहले बंद हो गया था। जब स्कूल प्रबंधन से बात की तो वे भी दंग रह गए। कुछ अन्य स्कूलों के साथ पूछताछ करने के बाद पता चला कि यह एक अलग मामला नहीं था। कई फर्जी स्टूडेंट आइडेंटिटी को इस तरह अपलोड किया गया था। थाने के भाजपा विधायक संजय केलकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और विस्तृत जांच की मांग की है। केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना असतात आणि आता सध्याच्या काळामध्ये त्या ऑनलाईन त्याची नोंदणी होते, ऑनलाईन त्यांना लाभ दिला जातो। या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरता असलेली जी शिष्यवृत्ती योजना आहे की ज्या योजनेमध्ये 1ली ते 10वी पर्यंतच्या मुलांना त्या ठिकाणी अल्पसंख्याक मुलांना त्या ठिकाणी वार्षिक अशी शिष्यवृत्ती दिली जाते। जेवढी फी असेल ती फी जी आहे ती त्यांच्या खात्यामध्ये शासनातर्फे जमा होते। तर ह्या योजनेच्या अंतर्गत अनेक शाळांमध्ये असं लक्षात आलं आहे की म्हणजे ठाण्याला न्यू गर्ल्स स्कूल आहे, अन्य काही शाळा आहेत की या ठिकाणी पटसंख्या जी आहे ती पटसंख्या कमी असून देखील त्या ठिकाणी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या लाभार्थींची नावं त्यांच्या UDISवर त्यांच्या अकाउंटवर दाखवली गेलेली आहेत आणि ती लक्षात आल्यामुळे हा घोटाळा जो आहे तो लक्षात आला आहे की अशा प्रकारची शेकडो हजारो देशभरामधल्या आणि या राज्यामधल्या शाळांमध्ये चुकीची लाभार्थींची यादी UDISवर दाखवून त्याचा लाभ जो आहे तो मिळवण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे। एकट्या ठाणे शहरामध्येच हा 100-1 कोटी रुपयाचा घोटाळा आहे। तर देशभरामधली ही योजना असल्यामुळे याच्यामध्ये ह्या ज्या हॅक केली गेलेली आहे UDISची माध्यमातून आणि या योजनेच्या माध्यमातून खोटी नावं दाखवली गेलेली आहेत आणि त्याच्यामुळे आज पोलीस आयुक्तांकडे संबंधित शाळेचे अधिकारी शिक्षक यांना घेऊन आम्ही निवेदन दिले। त्यांनी तातडीने गुन्हा नोंदवायचे निर्देश दिलेले आहेत आणि या दोन्ही आर्थिक घोटाळ्या शाखेला, आर्थिक गुन्हे शाखेला देखील
स्पष्टपणे त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत. सायबर ब्रँचच्या लोकांना देखील स्पष्टपणे सूचना दिल्या आहेत. आमची याच्यामध्ये मागणी आहे की याच्यामध्ये हा हजारो कोटीचा घोटाळा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि हा जनतेचा पैसा आहे. गोरगरीब अल्पसंख्याक मुलांना मिळण्याच्या ऐवजी खोटी लाभार्थींच्या माध्यमातून हा पैसा जो आहे तो बाहेर काढलेला आहे. त्याच्यामुळे जे याच्यामधले सायबर गुन्हेगार आहेत त्यांच्या मुसक्या ज्या आहेत त्या आवळल्या पाहिजेत. खोलात जाऊन याचा त्यांनी चौकशी केली पाहिजे, अशा प्रकारची आमची मागणी. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. तो ये थी हमारे देश और शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें. अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें वो खबर भेज सकते हैं. हम उसकी जांच करने के बाद उसे अपने चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. धन्यवाद.